जो ये वीडियो पूरी देखेगा ना वो पक्का पास है। नमस्ते बच्चों, 20 तारीख को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है और हम में से कई सारे बच्चों ने तो तैयारी कर रखी है अच्छे से, पर कई सारे बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है या बहुत ही कम है और हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम क्या करें, या हमें ऐसा लगता है कि हमें जो आता है हम वो भी भूल चुके हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है जिनको कुछ आता है और या जिनको कुछ नहीं भी आता। तो वैसे तो हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिपरेशन किस तरह से करें या कौन से टॉपिक्स पहले करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के टाइम में हमें इसी तरह से सोचना होगा, तभी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं या अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 12th केमिस्ट्री का, कितनी तारीख को, 20 तारीख को। तो 70 नंबर का तो हमारा केमिस्ट्री का थ्योरी का पेपर है, 5 नंबर की असेसमेंट है, 25 नंबर की प्रैक्टिकल है। ये भी अब तक आपके स्कूल वालों ने भेज दी होगी और प्रैक्टिकल तो आपकी हो गई, आपको पता है। तो बचे 70 नंबर, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो टोटल 70 नंबर है ना, हमारे 10 चैप्टर्स में से आएंगे, 10 यूनिट्स बोल दीजिए आप या आप 10 चैप्टर्स बोल दीजिए, ठीक है। तो जो थ्योरी का 70 नंबर का पेपर है हमारा, उसमें हमें टोटल 21 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप ना ये चीज़ देखे बिना कि कौन से यूनिट या कौन से चैप्टर में से कौन सा काम आएगा, कितने नंबर का काम आएगा, थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल आएगा, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये बात हमें पता होगी तभी हम ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वरना एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉल्यूशन है, उसी में इतने सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं कि अगर आप करने बैठोगे तो आप 2 दिन तो सॉल्यूशन पर ही लगा दोगे, पर सॉल्यूशन में से सिर्फ 2 नंबर का एक ही थ्योरी क्वेश्चन आएगा और बाकी इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। तो इसलिए पैटर्न के हिसाब से और इन बातों के हिसाब से प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें हमारे पास 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि टोटल 21 क्वेश्चन होंगे हमें। सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी, देखिए फिजिक्स का और मैथ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैथ का 80 नंबर का एग्जाम होगा और फिजिक्स का 70 नंबर का, पर फिजिक्स का जो ये मार्किंग स्कीम है ना, जो ये क्वेश्चंस का सिस्टम है, ये काफ़ी अलग है। तो केमिस्ट्री का ज़रूरी था इसीलिए। तो सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन होगा, टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 20 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, 20 छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी पहला सेक्शन उसमें 20 छोटे क्वेश्चन, ये आपको पता ही थे। इनमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और एक कॉम्प्रिहेंशन होगा। 5 नंबर का आपको एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और वो बायोमोलिक्यूल्स में से आएगा, ठीक है। लास्ट यूनिट या लास्ट चैप्टर हमारा 10वां उसमें से आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में से ना टोटल 7 ही नंबर का काम आएगा, ठीक है। अब तो 5 नंबर का तो ये आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये सारा यूनिट करने बैठोगे तो आपको दिक्कत ही होगी। बायोमोलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जिनके पास 11th में बायो थी तो उन्हें तो अच्छे से आता होगा ये, और जिनके पास मैथ था तो उन्हें नहीं समझ आएगा ये, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये सेक्शन ए हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन बी है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा। 14 क्वेश्चन आएंगे आपको, 2-2 नंबर वाले 14 क्वेश्चन, ठीक है। ना तो मैथ में ऐसा है और ना ही फिजिक्स में ऐसा है, बस केमिस्ट्री में है कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि 20 नंबर तो यहीं से आ गए आपके, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे छोटे एक एक वाले। 28 नंबर आपके यहाँ से आ गए, ठीक है। यानी कि 3-3 और 5-5 वाला सेक्शन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था जितना 2-2 वाले क्वेश्चन, आपके नंबर भी यहीं से मरेंगे। काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में से आएगा। उसके बाद जो 3-3 वाले क्वेश्चन है ना, जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 20 नंबर आपको आ गए ऐसे। फिर दूसरे से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 15 तक 14 क्वेश्चन जो बनेंगे, उनमें से 28 नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद सीधा 16 से 19 तक 4 क्वेश्चंस बनेंगे। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर, 4 क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले आएंगे। यानी कि यहाँ से 3-3 वाले 4 ही क्वेश्चन से 16 से 19 तक, उनमें से 12 नंबर का काम आ जाएगा। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, 5-5 वाले सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमें समझ आ चुका है, ये हम कई बार आप देख चुके होंगे। आपके पास अगर एक्यूरेट एग्जामिनेशन मास्टर या कहीं से भी जो पैटर्न आया होगा उसमें आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम तैयारी भी करेंगे, हम इन चारों यूनिट्स की बात कर लेंगे। जो एक बार ये 4 यूनिट्स हमारा पहला यूनिट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस वीडियो में हम इन यूनिट्स पर भी बात करेंगे, पर हम स्पेसिफिकली ये 4 यूनिट्स सॉल्व कर देंगे। मतलब इनमें से क्या चीज़ आ सकती है वो समझा भी देंगे आपको, ठीक है। सॉल्यूशन में से 7 नंबर का काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 8 का, केमिकल काइनेटिक्स में से भी 8 का, डी&एफ ब्लॉक में से 7 का, और आगे तो आपको दिख ही रहा है। जब हम ये यूनिट्स आपको करवाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये यूनिट्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है और डी&एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब जैसे ना, अगर आपने कहीं देखा होगा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ना जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, तो उन्होंने लिखा है कि जैसे 70 नंबर है टोटल, तो इसका 20% न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो 70% के 20% न्यूमेरिकल्स आएंगे। 70% में से मतलब आपको आराम से समझाए तो जैसे 14 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वाले यूनिट बस थोड़े ही है हमारे पास, यही यूनिट्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि 70 में से 20% तो न्यूमेरिकल्स ही होंगे, ठीक है। तो यानी 14-15 नंबर के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और सिर्फ ये जो पहले 3 यूनिट्स हैं ना, इन्हीं में से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे डीएफ ब्लॉक में से आप एक बार के लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, यानी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एस ब्लॉक होगा, यहाँ पर पी ब्लॉक होगा, बीच में डी ब्लॉक होगा, नीचे एफ ब्लॉक होगा। एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 ही पीरियड्स होंगे, मतलब 2 ही ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे। पहले वाली लेंथेनॉइड्स है, नीचे वाली उसके एक्टिनॉइड्स है, तो इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि करंटली डीएफ ब्लॉक में से आप सिर्फ 3 ही चीज़ें कर लीजिए एक बार, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड में सिमिलैरिटी और डिफरेंस कर लीजिए। उसके बाद कई क्वेश्चंस हैं जैसे कलर्ड कंपाउंड वाला और कई चीज़ें, वो इस क्लास के बाद 1-2 क्लासेस हम और अपलोड करेंगे, उनमें आपको समझा देंगे हम आराम से, ठीक है। वो कब करेंगे, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें जो भी इनमें से पूछी जा सकती हैं वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, तो सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, ये मैंने आपको बता दिया करंटली, बाकी हम इसे समझा देंगे। अगर इसे इसी वीडियो में समझाया आपको तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने भी हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन में ना क्या होगा आपके पास, जैसे आपको 2 नंबर में ना एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। और जो यूनिट्स थे, ठीक है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, इन्हीं की बात हम क्यों कर रहे थे, जैसे 7-8 नंबर का तो टोटल काम आएगा इनमें से। और जो सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या होगा, 1-2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको 1-2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा और 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। फिर आपको 1 नंबर में एक न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि इसमें से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से भी 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा और 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, यानी कि 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। उसके बाद क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में 3 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, और 2 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा है, मतलब इनमें से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। अगर आपको अभी बड़ा बताना हो मुझे, तो जैसे सॉल्यूशन में से थ्योरी क्वेश्चन कौन सा करना चाहिए आपको, कि आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसमें डिफरेंस कर लीजिए। आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है उसमें डिफरेंस कर लीजिए। आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देख लीजिए, हेनरीज लॉ कर लीजिए, ठीक है। और आप रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल भी देख सकते हैं। ये प्रायोरिटी वाइज बताए हैं मैंने आपको, मतलब कि ये सारे नहीं करने, तो आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो डिफरेंस है वो आपको कर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बार थ्योरी क्वेश्चन में यही जो आपको बताया है वो पूछे गए हैं पिछले सालों में, आपने देख लिया होगा अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर इसमें से 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन जो है उसकी हम बात करें तो फैराडे के लॉज आते हैं, ठीक है, वो आपको आ सकते हैं, या आपको कॉलरश लॉ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या कोई बेसिक सी टर्म जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉल्ट ब्रिज क्या है, या मान लीजिए कॉपर के बर्तन में, ठीक है, क्या हम जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, या आपने 11th के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी देखा होगा। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें से। अब बचा केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से भी एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, इसमें भी सेम, ठीक है, आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, बाकी हम बता देंगे आपको। अब बच्चा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जैसे अब इसमें से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इनमें भी हम MCQ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद हम एक और फॉर्मेट में वीडियो लाएंगे, उसमें हम काफ़ी सारे MCQs आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल बचा 2 नंबर में, वो आपको यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में से पूछा जा सकता है, जैसे कि मोलैरिटी वाले, और जो लास्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आते हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने वाले वो पूछे जा सकते हैं, जैसे वो हम सॉल्व भी करेंगे। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमें कॉलरश लॉ पूछा जा सकता है, उसके न्यूमेरिकल, सेल कांस्टेंट के न्यूमेरिकल, नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल। यानी कि ये जो 2 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा, ये आपको या तो सेल कांस्टेंट वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है, या आपको कॉलरश लॉ से पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि कॉलरश लॉ से पूछा जाए। 3 नंबर वाला पिछले कई सालों से, ठीक है, नर्नस्ट ही पूछी जा रही है और वही पूछी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बुरे केस में हो सकता है कि आपको फैराडे लॉज के ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, वो भी हम लास्ट में आपको सॉल्व करवा देंगे। अब बचा केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें ही हैं, जैसे कि रेट लॉ एक्सप्रेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और 0th ऑर्डर, उनके फिर आगे हम हाफ लाइफ और आर्हेनियस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स थे उनमें से आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो छोड़ सकते हो,
ठीक है, और वो जाकर प्रिपेयर कर सकते हो। पर आपको नहीं आते तो हम अब आगे वीडियो में वो आपको सॉल्व करवा देंगे। तो ये करंट था। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी अभी हम करेंगे, दूसरी वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक करवा देंगे सारी, हेलोलिकेन से लेकर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमने जल्दी बिना यहाँ पर ईथर लिख रखा था, पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यूनिट, अमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है हमारा। बायोमोलिक्यूल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर उसी में से मिल जाएंगे ज़्यादातर। 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, उसमें आप डीएनए और आरएनए में डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, या विटामिन के जो केमिकल नेम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं आपको, या कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी आपको, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है 2 नंबर में, ठीक है। अब बच्चा यानी कि आपको क्या बता दिया कि इस वीडियो में ये कर देंगे, ठीक है, मतलब ये तीनों, ठीक है, इसका आपको बता दिया कि एक बार के लिए आप वो कर दीजिए। बाकी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें आपको लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन डीएफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सॉल्व्ड फॉर्म में हैं, और आप वही एग्जाम में लिख सकते हैं सीधा। हमारे पास भी ऑफलाइन बच्चे हैं, वो वही लिख कर आएंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो में हम सारे ऑर्गेनिक कर देंगे। ऑर्गेनिक का अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में मेनली 3 चीज़ें होंगी हमारे पास। एक तो होगी नेम रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, दूसरा डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछे जा सकते हैं, तीसरा कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हेलोलिकेन, हेलोरिन में से आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे 5 नंबर के जो 2 क्वेश्चन हैं वो एक तो डीएफ ब्लॉक में से आएगा, उसके लिए आपको बता दिया करंटली लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है, और सिमिलैरिटीज और डिफरेंस। बाकी 3-4 क्वेश्चंस और हैं वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, वो उस पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो थी कि दूसरी वीडियो में हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ठीक है, ये आपको बता दिया इतना। दूसरी वीडियो में ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो उसमें से भी आपको क्या होगा, 5 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन आएगा हेलोलिकेन, हेलोरिन में से। इसमें बस आपको 5 नेम रिएक्शंस ही होंगी, और में कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको रिएक्शंस कर लेनी चाहिए सारी। तो जैसे कि नाम बताया जाए तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिंकस्टीन, हंस डाइकर, बाज स्टीमन, ठीक है, गेटरमैन, सैंडमेयर, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस आएंगे हमारे पास। जैसे ऑलमोस्ट मान लीजिए 40 से 50 रिएक्शंस होंगी सभी में, ठीक है, सभी की मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे इसमें से, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन, क्लेम्सन रिडक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें भी काफ़ी सारी होंगी। एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे तो काफ़ी बड़ी होगी ऑर्गेनिक, पर अगर आपको कुछ भी नहीं आता या आप भूल चुके हैं अपनी शक्तियाँ जो आपने सारा साल मेहनत करके ज्ञान अर्जित किया था, ठीक है, या क्या पता आपने ज्ञान अर्जित ही ना किया हो हमारी तरह, ठीक है, तो इतना इनफ होगा आपके लिए। अब जैसा कि आपको बता रहे थे हम कि हमारे पास ना ऑर्गेनिक में एक तो रिएक्शंस आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पर जो सेपरेट वीडियो आएगी उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे। अब रिएक्शंस की बात कर ली, ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल आपके सामने रखे गए हैं, या मान लीजिए आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो हमारे पास जैसे लूकास टेस्ट आता है, जिसे हम रूज प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ऐसे डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं हमसे, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के लिए विक्टरमियर टेस्ट भी होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में। जैसे वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये आ सकता है, या वाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। और बची बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, क्या पता आप दूसरी वीडियो देखो ही ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आप जैसे ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होंगे हमारे, उनका नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है, उनके 2-3 आपको दे दिए जाएंगे, उनका नाम लिखना है बस आपको, या नाम लिखा गया है कंपाउंड का और आपको बस उसका जैसे केमिकल फार्मूला लिखना है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको टाइप ऑफ लिगेंड्स पूछी जा सकती है, जैसे कि जो रिएक्ट करते हैं जाके, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर है, ये जाकर अटैक करेगा तो ये एक लिगेंड हम इसे बोलेंगे। तो इसके टाइप्स जो है जैसे कितनी तरह के हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये था बड़ा काम हमारी केमिस्ट्री का। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे मान लो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन हमारा पहला ही यूनिट है। अब जब हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अब हम सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसे ये है कमर्शियली अवेलेबल HCl कंटेन्स 38% HCl बाय मास, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी
2018 में, 2020 में और 2023 के फाइनल एग्जाम में ये जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जा चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आ गया, केमिकल काइनेटिक में से आ गया, तो उसमें जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई चीज़ पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है, तो कोई चीज़ आपको पूछी जाएगी, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ना उस फॉर्मूला में जैसे कई सारी चीज़ें आएंगी, उनमें से कई सारी चीज़ें यानी कुछ जो डेटा होगा वो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो कुछ दिया गया होगा और कुछ हम चैप्टर की समझ या अपनी खुद की समझ से निकाल लेंगे और वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, ऐसे हम आराम से न्यूमेरिकल कर देंगे। कैलकुलेटर अलाउड है और एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड है और लॉग टेबल भी अलाउड है, आप दोनों ले जा सकते हो। बस आप साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेकर जाना, हमें चालाकी नहीं करनी है। अर्शदीप कौर तो अडेनो, तो जैसे अब इसमें हमें मोलैलिटी पूछी गई है, तो जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी हम सॉल्यूट के लिए लिखेंगे और ए हम सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू जो है हम गिवन वेट के लिए लिखते हैं और ए सॉल्वेंट के लिए, तो डब्ल्यू ए यानी कि वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है, इनटू 1000 या हम नॉर्मली 1000, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ऐसे हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कमर्शियली अवेलेबल HCl कंटेन्स 38% HCl बाय मास। तो कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें आपको ऐसे आ जाए 38% HCl बाय मास, मतलब 38%, 20%, 15%, 99% बाय मास बोला जाए ना, तो उस केस में 100% के हिसाब से आप चलिएगा। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर है, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ HCl, ठीक है, HCl का ये जो सैंपल, ये जो सॉल्यूशन है ये 100 ग्राम है हमारा सॉल्यूशन, तो बाय मास HCl कितना है इसमें? 38, ठीक है, मतलब 38 ग्राम्स क्या होगा इसमें? HCl होगा, ठीक है। अब HCl है, अब यहाँ पर ना कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, मतलब हमें कोई भी सॉल्वेंट जो है वो बताया नहीं गया, तो इस केस में हमेशा हम वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, यानी कि कोई भी सॉल्वेंट अगर मेंशन ना हो तो उस केस में वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया, यानी कि इस केस में जो सॉल्वेंट है हमारा वो है वाटर, H2O, ठीक है। जो सॉल्यूट है हमारा वो क्या है? HCl, क्योंकि HCl कम है ना, 38 ग्राम कम है, या कम ना भी होता तो भी पानी में डिसॉल्व करेंगे हम एसिड को, एसिड में पानी को डिसॉल्व नहीं करेंगे, पानी के अंदर एसिड। तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि एसिड में पानी नहीं डाल सकते, पानी में ही एसिड डालेंगे, इसीलिए जो पानी है हमारा यहाँ सॉल्वेंट है, या ऐसे न्यूमेरिकल्स के केस में हमेशा हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही रहेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। तो ये हमें जैसे ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास सॉल्यूट के केस में WB लिखा जाएगा, ठीक है, नीचे B आएगा, और मोलर मास जो है वो हम लिखेंगे MB। अब देखिए सॉल्यूट क्या है हमारा? सॉल्यूट जो है वो है HCl, ठीक है, और हमने मान लिया लेट, ठीक है, या कंसीडर कि 100 ग्राम में 38 ग्राम होगा, क्योंकि 38% HCl बाय मास हमें बोल दिया। अब सॉल्यूट जो है वो है हमारा 38 ग्राम, ठीक है। तो ये गिवन वेट है उसका, 38 ग्राम जो है उसका गिवन वेट आ गया, अपॉन मोलर मास या मोलर वेट हम लिखेंगे। मोलर वेट कैसे निकलेगा? मोलिकुलर मास जो है उसे ही हम ग्राम्स में लिख देंगे। HCl के केस में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 मतलब 35.5, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 36.5 हमारा मोलर मास होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा कैलकुलेटर जो है, एग्ज़ाम में आपको ऐसा कैलकुलेटर अलाउड है, तो साइंटिफिक तो नहीं ले जा सकते, तो ऊपर 38 फिर डिवाइड 36.5, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.04 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर है, ठीक है। तो इतने मोल्स आएंगे, इतने मोल्स हमारे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक आपको आराम से समझ आ गया। यानी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ ना कुछ, जैसे मोलैलिटी पूछी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, उसमें जो चीज़ें थी उन्हें आपने कैलकुलेट कर दिया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसी से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसीलिए इतना ज़्यादा समझा रहे हैं आपको, ताकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएँ उनमें हमें ज़्यादा बात ना करनी पड़े,
ठीक है। हम डायरेक्टली मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स भी कर सकते थे, पर वो काफ़ी सिंपल है, तो हमने मोलैरिटी वाला पहले किया। तो सॉल्यूट का ये आ गया। नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना वजन सॉल्यूट का है और जितना वजन सॉल्वेंट का है, उन दोनों के वजन से ही वेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट का वजन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट कम करने से, माइनस करने से। तो हम मानकर चले थे कि इसमें डेंसिटी नहीं दी गई है। अगर हमें डेंसिटी दी जाती तो हम कोई अलग मेथड से करते। ये काफ़ी सिंपल है। तो देखिए सॉल्यूशन का जो वेट है, हमने मान रखा है कि 100 ग्राम वेट है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया 100, माइनस उसमें भी सॉल्यूट कितना है? 38 ग्राम, 38 ग्राम। तो ये माइनस करने पर आपके पास आएगा 62 ग्राम्स। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास 62 ग्राम्स है। तो ये वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, ये वैल्यू भी आ चुकी है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने रख दिए 1.041। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने इन ग्राम्स लिख दिया 62, इंटू 1000 हम कर देंगे। अब आपको बस क्या करना है, कैलकुलेटर पर 1.041, ठीक है, डिवाइड 62, ओके, इंटू 1000, तो 16.79 मोलर लिखेंगे हम। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी मोलैरिटी होगी। तो ये हमारा आंसर है और ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो पीछे मोलर लिख सकते हो या 16, आप यहाँ पर 9 है तो राउंड ऑफ करके 8 लिख सकते हो यहाँ पर। और मोलैरिटी के यूनिट देखिए, ऊपर मोल्स हैं, नीचे वेट है, ठीक है। तो मोल पर केजी भी आप लिख सकते हैं, मोल पर केजी ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो चुका है। तो ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये देखिए, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4, ये 15% H2SO4 है, ठीक है, बाय वेट। डेंसिटी दी गई है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इस बार, पिछली बार मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, और ये न्यूमेरिकल 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, और हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूछा क्या जा रहा है, मोलैरिटी पूछी जा रही है, तो हम लिखेंगे मोलैरिटी। सॉल्यूशन में हमें मोलैरिटी चाहिए, ठीक है। उल्टा शुरू कर दीजिए। मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी लिखेंगे, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिख दीजिएगा चाहे आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी इस केस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हमें पता था। अब हमें दिया क्या गया है, अब देखिए, जैसे पहले किया था, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें नॉर्मल जैसे पहले किया था, कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4, ठीक है। अब हम लिख देंगे इफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम मीन्स दैट मीन्स H2SO4 इज 15 ग्राम। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो H2SO4 15 ग्राम होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में 15% H2SO4 बोला गया है। परसेंट का मतलब ही हमें पता है ना, 100 के पीछे परसेंट, सेंट मतलब 100, सैकड़ा। तो इफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम दैट मीन्स H2SO4 इज 15 ग्राम। तो H2SO4 गिवन वेट हमें पता है, तो अब हम वेट ऑफ, जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी तो लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 15 ग्राम, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे, 85 ग्राम का हमारा क्या आएगा? सॉल्वेंट का वेट होगा। यहाँ तक हमें समझ आ चुकी है। अब देखिए, तो गिवन वेट हमने लिख दिया ऊपर, गिवन मास, ये गिवन वेट 15 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास लिखेंगे। तो मोलर मास कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन जैसे H2SO4 है, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन एक का वेट 1, 2 है तो 2 आ गए, एक सल्फर का वेट 32 तो 32 आ गए, ऑक्सीजन का एक का वेट 16 तो 64 आ गए, तो ये आया 98 ग्राम, ठीक है, 98 आएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व कर देना, ऊपर बस 15 फिर डिवाइड फिर 98, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 0.153 मोल्स, ठीक है। आप नॉर्मली 0.15 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, इसमें ना डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी हमें वॉल्यूम दी नहीं गई, हमें परसेंट में हमारे पास मास है, हमें वेट दिया गया है। तो जैसे देखिए, हमें पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो होगी मास अपॉन वॉल्यूम।
सॉल्यूशन के केस में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है। देखिए डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है, तो कमर्शियली अवेलेबल सैंपल की डेंसिटी है, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो ये हम लिख देंगे 1.10, 1.10 हम लिख देंगे 1.10। मास हमें पता है, हमने ही तो माना था कि 100 ग्राम, ठीक है। आप 1000 मान लो, ठीक है, आप 2000 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, उसका 15% निकाल कर आपको लिखना होगा। 100 मानने से न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है हमारा। तो डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml, डेंसिटी लिख दी, मास 100, वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है, तो ये इधर आ गया वॉल्यूम 100 अपॉन कितना बचा 1.10। तो अब आपको क्या करना है, 100 को डिवाइड कर दीजिए 1.10 के साथ, तो आपके पास आएगा 90.90, 90.90, ठीक है। तो वॉल्यूम आ चुकी है हमारे पास। तो अब देखिए, ठीक है, वॉल्यूम भी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो मोलैलिटी को m से लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितनी है 0.153 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 90.90 इंटू एग्जैक्ट जितनी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, मतलब जितने डेसिमल्स तक आप लिख सकते हो पीछे की वैल्यूज उतनी लिखिए, उतना एक्यूरेटली आपका आंसर मैच करेगा पीछे। इंटू क्या लिखना है हमें 1000, ठीक है। तो अब ये तो आगे आपको कैलकुलेटर से करना है, तो ये ऑलमोस्ट आपके फ्री के ही नंबर है, 0.153 डिवाइड 90.90, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और इंटू 1000 करना है हमें, ये आएगा हमारा सॉल्व करने पर 1.68, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोलर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1.68 मोल पर लीटर या पर ml, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट्स हैं वो। तो ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये 2024 में, यानी कि जस्ट 2 साल पहले, 25 से 1 साल पहले रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया था। और ये है फाइंड मोलैरिटी इफ 0.058 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए इसमें सबसे पहले पूछा क्या गया है, इसमें मोलैरिटी पूछी गई है। तो हमें पता है कि मोलैरिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़े थे पिछले न्यूमेरिकल्स में, इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन है कितने 0.0580, ओके, या आप पिछला जीरो मत लगाइए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है, मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है 200 ml, इनटू 1000 तो हम रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि बस अब हमें कैलकुलेट ही करना है। आपको पता है कि अब 200 को 1000 से आप काटोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इतना मैथ तो हम कर ही लेंगे। 0.0580 इंटू 2, ये आएगा हमारे पास 0.116 मोलर, या जो यूनिट आपको पता थे मोल पर केजी भी आप लिख सकते हो। तो ये एक न्यूमेरिकल है, मतलब इतने सिंपल और आसान न्यूमेरिकल्स ही बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स की बात, करिए पॉज। इसके बाद में जैसे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, मास परसेंटेज वगैरह के। पर इसके आगे जब हम जाएंगे तो हमें पता है कि हमारे इस यूनिट में सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें पता ही है सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, ठीक है। उसे उन प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। जिन जिन बच्चों को ये रिलेशन याद था वो कमेंट कर दीजिए। अब क्या है, हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, चारों के फार्मूलाज हैं, और चारों से हम क्या करेंगे, चारों से हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। मतलब आप ऐसा समझिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बनी ही हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो एम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में फॉर्मूला क्या था कि एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऊपर। तो एक्स बी में हम जैसे एन बी लिख देंगे, एक्स बी हमें पता है क्या आएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है।
और ये क्या आएगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। ठीक है, अब माना ऐसा जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी जब हम सॉल्व करेंगे, एन ए प्लस एन बी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली एन ए ही आएगा। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी कि इसका नंबर काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऊपर आया एन बी, नीचे आया एन ए, वहाँ सामने डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है, बाकी भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। अब एन बी है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि एन बी को क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए को क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, तो एन बी को हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए को डब्ल्यू ए, ऊपर जाएगा एम ए। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। अब आपको जो चाहिए, मान लीजिए आपको ये चाहिए, अभी तो हमने बात की थी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमें, तो बाकी आप ये उधर ले जाइए, बाकी सारी चीज़ें इधर। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एम बी। मतलब यहाँ पर डब्ल्यू ए रखना है, मैं समझाता हूँ मैंने क्या कर दिया। देखिए, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, डब्ल्यू ए एज इट इज़ है, ये सारी टर्म यहाँ मान लीजिए 1 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में हो गई, और ये जो एम बी था वो उधर चला गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास एम बी के लिए फॉर्मूला जो है वो बन गया निकालने के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन चारों में हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट की भी अब आपको पता है कि वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, दो की बात होगी, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो सॉल्यूट्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बनता है और वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बनने देते हैं। नॉन वोलाटाइल जिनका ना तो वेपर प्रेशर बनता है ना वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनने देते हैं। नॉन वोलाटाइल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही है हमारी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इतना हमें समझ आ गया। अब ये सभी के साथ होगा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दो फॉर्मूलाज बनेंगे हमारे पास, टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम और टी बी माइनस टी नॉट बी। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब क्या है, ये जो के बी है, ठीक है, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी हम इसे बोलते हैं, और हम इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। थ्योरी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और थ्योरी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो है हमारे पास के एफ, ये है हमारा, या तो आप ऐसा बोल दीजिए क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी है, ठीक है, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ये भी थ्योरी में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अब क्या है, अगर मान लीजिए पहली बात तो अगर आपकी अच्छी किस्मत है तो आपको मोलैरिटी इन्हीं पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। पर मान लीजिए अगर इनमें से न्यूमेरिकल, इन पर न्यूमेरिकल नहीं आया, तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनमें इनसे जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे कि 24 का न्यूमेरिकल करवाया है मैंने आपको, अब जब हम 25 का न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो इससे पूछा गया था। ठीक है, ये जो है इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसी में से इनमें से पूछा जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब सभी में ऐसा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ना, जैसे हमें ये बोल दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या है कि डेल्टा टी बी, मतलब बस आपको यहाँ देखना है कि डेल्टा टी बी जो है वो है के बी इंटू एम, के बी इंटू, अब ये मैंने छोटा है एम लिख रखा है, वो होता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 आप लिख देंगे। ठीक है, या एक बार मत लिखिए, लास्ट में लिख दीजिएगा। एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट। अब इसमें एम बी आ गया, अब हमें तो एम बी चाहिए था, तो एम बी को उधर ले जाएंगे हम, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए एज इट इज था, इंटू 1000 तो था ही, डेल्टा टी बी यहाँ आ गया बस नीचे डिवाइड में। तो ये हमारे पास मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। और हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, देखिए ये, इसे भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। यानी कि बस आपको अगर ये फार्मूलाज आते हों तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को आराम से लगा लेंगे। जैसे ये आपको बनाकर दिखा दिया तो सेम इसका बनेगा। ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम इसमें बनेगा, क्योंकि एम तो यहाँ पर भी है। अब इसमें यहाँ पर के बी था, यहाँ पर के एफ आ जाएगा, यानी कि ये सेम फॉर्मूला इसका होगा। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पता है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी 8.314 या दी जाएगी। टी टेम्परेचर है, वो या तो कांस्टेंट दिया जाएगा या कोई वैल्यू दे दी जाएगी।
सी हैव कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन हमेशा हम मोलैरिटी लिखेंगे, यानी कि सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा एम, मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए और ये सॉल्यूट के ही होंगे एनबी। अब इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ये कर देंगे। मतलब अगर न्यूमेरिकल आएगा तो मैं ये भी आपको डिटेल में समझा दूंगा, पर अभी तो हमें आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के भी न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ठीक है, अभी थोड़ा 1-2 दिन का गैप है हमारे एग्जाम में, तो आप अगर कमेंट करेंगे कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करवा दिया जाए आपको, तो बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको करवा दें, या वो न्यूमेरिकल या वो टॉपिक। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 25 के न्यूमेरिकल की तरफ, जो 2025 में पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा भारी लग सकता है, पर ना ये 2025 में, यानी कि जो रिसेंट आप जो अब एग्ज़ाम देने वाले हो केमिस्ट्री का, उसके जस्ट 1 साल पहले, यानी कि पिछले मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये 2025 में पूछा गया था, प्लस पता है क्या है, ये सेम स्टेटमेंट, बस थोड़ी बहुत चेंजेस, और 19 में भी पूछा गया था। 2019 में जो पूछा गया था 25 में पूछ लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज थी। और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आ गया। और 25 में ही थ्योरी में क्या आया था, 2 नंबर में, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो जो आपको बता रहे हैं वही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है। अब ज़्यादातर बच्चे इसे देखते ही घबरा जाएंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। थोड़ा सा हमें याद करना है कि मान लीजिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो कम हो जाता है थोड़ा, तो उसके कारण हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब अब नॉर्मली पानी जब उबलेगा, ठीक है, बॉईल होगा एक टेम्परेचर पर, और जब हम उसमें नमक या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो हमें ना उसे बॉईल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसे ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास इसके 2 ही फॉर्मूलाज बनते हैं। डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितने डिग्री का फ़र्क पड़ा। ठीक है, और हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना था, पर वो 103 डिग्री सेल्सियस पर उबला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा TB माइनस T0 B। मान लीजिए TB है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो है 103 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्योर नॉट लग गया, मतलब प्योर सॉल्वेंट जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका था 100। ठीक है, तो यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस की एलिवेशन हुई है। एलिवेशन मतलब काइंड ऑफ उछाल। ठीक है, तो 3 डिग्री सेल्सियस की उछाल, या 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में राइज हो चुका है। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास होता है KB इंटू M, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलैरिटी। ठीक है, अब देखिए आपको इस न्यूमेरिकल का जो बेस है वो समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस न्यूमेरिकल का बेस आपको आराम से समझ आ चुका है। ठीक है, अब स्टेटमेंट, यानी कि न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हमें पता है, वो आता है। स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ आ चुकी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा हो कि आपको शायद ये न्यूमेरिकल ना आए, पर ऐसा ही कुछ आएगा तो आप कर सकते हैं आराम से। अगर आप सोचोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 19 में जो न्यूमेरिकल आया था उसमें था 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 25 में जो न्यूमेरिकल आया उसमें है 1 kg ऑफ वाटर। अब हमें लगता है, अब हम इस पर क्या बात करें, 1 kg और 1000 ग्राम सेम ही होगा ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। अब आप किसी भी चीज़ में गर्म कीजिए, बॉयल तो उतनी डिग्री पर ही होगा। यहाँ पर सॉस पैन है, यहाँ पर कोई भी और कंटेनर का नाम आता, जैसे मुझे नहीं आते रसोई के कंटेनर्स के नाम। ठीक है, हम तो आपको पता ही है क्या बोलेंगे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ तो टोपिया बोला जाता है उसे, तो जो पानी गर्म करने वाला कोई भी कंटेनर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर इन अ सॉस पैन। सॉस पैन से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में गर्म कर लो आप। ठीक है, बस कंटेनर गर्म करने वाला होना चाहिए। एट व्हाट टेम्परेचर विल सॉल्यूशन बॉयल, कौन से टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा। यानी कि आप ध्यान से समझिए, शुगर है, ठीक है, शुगर और सॉल्ट दोनों नॉन वोलेटाइल है। 18 ग्राम, जैसे इस न्यूमेरिकल का जो बेस है वो मैंने आपको समझा दिया था। अब गिवन डेटा देखिए क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, उसे हमने 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया है। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सॉस पैन में, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एट वाटर टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, तो अब सॉल्यूशन कौन से टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। यानी कि ये तो हमें पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, पर जो सॉल्यूशन बना है अब वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, तो वो टेम्परेचर क्या है हमसे ये पूछा जा रहा है। अब बात ये आ गई कि इसमें तो ये है एट 1.013 बार प्रेशर। तो देखिए, जब ना सॉल्यूशन के केस में
जब टेम्परेचर में चेंज होगा, ये दोनों ही फैक्टर्स हैं जिससे सॉल्युबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं तो भी सॉल्युबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं तो भी सॉल्युबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा। पर क्या है कि यहाँ पर ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस केस में प्रेशर को कांस्टेंट ही रखा जाएगा, यानी कि ये इस वैल्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रेशर पर आगे देखेंगे कि कैसे बॉयल होगा। ठीक है, अब के भी हमें पानी के लिए दिया जा चुका है, इतना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन कब बॉयल होगा, यानी कि आपको टी भी पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो बेस है वो हमें समझ आ चुका है। अब क्या है कि जैसे देखिए कि हमें ये दोनों ही फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो हमें ना मोलैलिटी की वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये हमें पता है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? एनबी, ये निकलेगा गिवन वेट बाय मोलर वेट। अब गिवन वेट ग्लूकोज है हमारा सॉल्यूट। अगर इतना समझ आ चुका है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना ही समझ नहीं आया तो ये वीडियो बंद कर दीजिए। आपकी सॉल्यूट कौन सा है, दिल पर लेने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, 2 दिन बाद एग्जाम है आपका, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं समझ आ रहा आपको। ठीक है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज है, ये छोटा है ना, तो ये इसे ही पानी में डिजोल्व किया है। ठीक है, सभी बच्चे जिनको समझ आ गया आप बहुत अच्छे बच्चे हो, जिनको नहीं आया ये बात उनके लिए थी। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है? 18। ठीक है, मोलर वेट कितना है हमारा? देखो इसे आप सॉल्व करोगे ना तो 180 ग्राम से निकलेगा। अब मैं सॉल्व करके नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऑक्सीजन 6 है, 96 बनेगा इससे। ठीक है, 96, और हाइड्रोजन 12 है तो इसका वेट 12 बनेगा। कार्बन 6 है तो 72, 72 बनेगा। तो ऐड करने पर 180 ही आएगा। ठीक है, तो 180। तो इसे सॉल्व करने पर नीचे बचा 10, 1/10 मतलब कि 0.1, या आप 1/10 भी रख सकते हो। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? ये दिया तो गया है, डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 किलो तो हमें दिया ही गया है कि 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बोला, यहाँ पर बोल दिया कि इतने को 1 किलोग्राम पानी में डिजोल्व करेंगे, तो वो वेट सॉल्वेंट का ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.1। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास 1 kg, 1 kg लिखेंगे तो 1000 नहीं लिखेंगे, यानी मतलब आप नॉर्मली 1 लिखोगे, केजी तो ये गुना नहीं करेंगे 1000। अगर आप 1 kg को ग्राम्स में लिखोगे 1000, तब फिर हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0.1 मोल्स बनेंगे हमारे पास। समझ आ गया आपको कि केजी लिखेंगे तो फिर तो 1000 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अगर ग्राम्स में होगा तब 1000 लिखेंगे। मैंने ग्राम्स में 1000 से 1000 काट दिया। ठीक है, अगर केजी लिखता तो ये नहीं लिखता, तो ये आ गया एनबी। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी लिख दिया, मोलैलिटी निकाल ली हमने, मोल्स नहीं निकाले हमने, क्या निकाल ली? मोलैलिटी। मोलैलिटी का आप पीछे या तो मोलर लिख दीजिए या आपको पता है मोल पर केजी लिख दीजिए, यूनिट। मोलैलिटी निकाल ली। अब देखिए कि ये फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी हमारे पास है कितना? देखिए ये रहा, के बी फॉर वाटर 0.52 इंटू यूनिट मत लिखिए, एम मोलैलिटी हमने निकाल ली 0.1 मोलर। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करवाना है हमें। अब आपके पास ये कैलकुलेटर होगा या रास्ते में जाते किसी दुकान से उठा लीजिएगा, चोरी मत करना, एग्जाम में पहुंच नहीं पाओगे। तो मजाक कर लेते हैं बच्चों आपके साथ, थोड़ा सा बोर हो गए होगे हमारी वीडियो देखते देखते। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल भी है ब्लॉग्स वाला RSN के क्लिप्स से, RSN के क्लिप्स से। ठीक है, तो ट्यूशन के ब्लॉग्स ही होते हैं उसमें, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव ब्लॉग्स है, फैमिली के साथ देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे, हंसी पक्का आएगी आपको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दोगे आप। तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है बच्चों, हाँ अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट हम खुद करते हैं, कोई और तो करता नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा टी बी। अब देखिए इसके यूनिट्स जो थे ना वो थे केल्विन में, टेम्परेचर के जो यूनिट्स थे वो थे केल्विन में, तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी बी आ चुका है हमारे पास, तो डेल्टा टी बी हमारे पास आ चुका है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब देखिए ये, अब हमें देखो हमें ये निकालना है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल, यही तो हमें निकालना था। तो इसे इस तरफ ले आइए, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी इज इक्वल टू टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी हमने अभी निकाला था 0.052 प्लस टी नॉट बी हमने निकाला था, क्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी है हमारा सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर
सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है पानी। पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है, अगर हम देखेंगे तो 373.15 केल्विन बनेगा हमारा, ठीक है। मतलब कन्वर्ट करने पर इतना तो आता होगा, आपने 11th में किया है, नहीं आता तो मैं क्या बोलूँ बच्चों आपको, ठीक है। ऐड कर दीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे मेरा भी मैथ कमज़ोर है तो हम मिलकर ऐड करते हैं, ठीक है। 0.052, इसके पीछे 0 लगा देते हैं, 2 आएगा 10, 1 हंसल, 3 7 3, तो इतने केल्विन पर हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉयल करेगा। ज़्यादा दिमाग मत चलाइएगा, आप एग्जाम में डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, कई बार गलत जुड़ गया ना तो 2-3 नंबर चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये कर दिया। अब इसकी और वाला जो न्यूमेरिकल है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। अब हम सीधा आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दूसरा यूनिट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो टोटल 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स इसमें से हमें पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो तो आप कर दें। 1-1 नंबर वालों के लिए हम जैसे 20 MCQs के लिए हम बना देंगे वीडियोस कि कौन से आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। हम पेपर भी सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर भी थे, पर न्यूमेरिकल्स जो मेनली है वो कर रहे हैं हम एक बार, ठीक है। तो 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं डायरेक्टली बताऊँ आपको। तो एक तो सेल कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, सेल कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास कॉलरश लॉ है, ठीक है, स्पेलिंग्स आपको आते ही होंगे, मुझे नहीं आते इसीलिए मैंने नहीं दिखे। तो कॉलरश लॉ जो है उस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो है नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसे, कई नर्नेस्ट बोलते हैं, कई नर्स्ट बोलते हैं। तो नर्स्ट सही है वैसे तो नर्स्ट इक्वेशन या नर्नेस्ट इक्वेशन जो आप बोलते हो, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में से भी आपको, इससे ना आपको 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और इन दोनों में से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्स्ट केस फैराडे के लॉ से पूछे, ठीक है, वो भी सिंपल ही है। तो हमने अभी बात की थी कि 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा बेस कर लेते हैं हम इसका। 8 नंबर का काम आएगा यार इसमें से, इतना तो है ना आपका, सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स में से काम आएगा 8 नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, बेस से हम थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा ही टाइम लगाएंगे, सीधा न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका बेस वगैरह अगर हम देखेंगे तो जैसे अब हम देखते ही हैं कि हमारे आसपास क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो जाता है। मतलब क्या है हमारा, जैसे हमारे पास में 2 तरह से रिएक्शंस होती है। एक हमारे पास ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होती है नेचर में, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये अपने आप होती है नेचर में, इसमें से केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। अब उसे हम यूज नहीं कर सकते, तो उसे ना उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होती है, जैसे ऊपर से पानी नीचे अपने आप गिरता है, ठीक है। उससे हम कोई टरबाइन घुमा सकते हैं, ठीक है, और उससे हम आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि डैम्स से प्रोड्यूस करते हैं हम, ऊपर से पानी नीचे गिरता है उससे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, वो एग्जांपल दी थी आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देंगे उससे। तो जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पूरा नाम लिखने का टाइम कम है हमारे पास, आप समझ के। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे नीचे से ऊपर से पानी नीचे अपने आप आ सकता है, पर नीचे से पानी ऊपर अपने आप नहीं जाएगा। हमारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होंगी, हम बटन ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके वो मैकेनिकल वर्क होगा वहाँ पर। यानी कि कई चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। तो जो चीज़ें अपने आप नहीं, जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप नहीं होंगी, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के केस में करंट दिया जाएगा उसे, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी बनाएंगे। केमिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हो नहीं सकती वो कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो सेल होता है ये होता है हमारा ये लिख देते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। इसके बाद ना इस चैप्टर का जो बेस है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। ये तो हमें आते ही है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन अगर गेन करेंगे हम तो ऑक्सीडेशन होगी, अगर लॉस करेंगे तो रिडक्शन होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन का बस जो बेसिक था वो ये था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन है, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारा रिडक्शन है। यानी कि बात तो इस पर काफ़ी की जा सकती है। 11th में तो पूरा चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, पर एक बार के लिए इतना इनफ है।
दो तीन चीज़ें हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। मतलब जैसे कि करंट की बात होगी इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो आप समझिए दो चीज़ों से फ्लो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेटल की कोई वायर है, जैसे ये मेटल की एक वायर है, इससे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। तो एक होगा करंट कैरियर, मतलब जो करंट को कैरी करने वाले हैं, तो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो करंट को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो ये जो कंडक्टर है हमारा, वो है मेटालिक कंडक्टर। अब आप एक देखिए, आपके पास प्योर वाटर है तो उसमें से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। और मान लीजिए हम उस प्योर वाटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे तो मतलब उसमें क्या आ जाएंगे, Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, तो आयंस आ जाएंगे। अब इसमें से करंट पास कर जाएगा, यानी कि ये भी करंट को पास करवा रहा है, पर इसमें जो करंट कैरियर है वो है आयंस, ठीक है। तो आयंस करंट कैरियर है, इसे मेटालिक कंडक्टर बोला जाएगा, इसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोला जाएगा या इलेक्ट्रोलाइट्स इन्हें बोला जाएगा। अब क्या है, टेम्परेचर, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे देखिए मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब इनकी जो कंडक्ट करने की क्षमता है, जो कंडक्टेंस है इनकी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। कोई भी वायर अगर गर्म होगी तो उसमें से करंट फिर थोड़ा कम पास करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा उसका। इनमें क्या होता है, कर्नल थ्योरी थी, कर्नल्स वाइब्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर देंगे ना ज़्यादा, तो टेम्परेचर से हीट एनर्जी इनमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मतलब ये ज़्यादा ज़ोर से मूव करेंगे और ज़्यादा मोशन होगी। जितनी ज़्यादा मोशन होगी, मतलब करंट कैरियर की जितनी ज़्यादा मोशन होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इनकी मोशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगी। तो थ्योरी में कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वर्स्ट केस में तो कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको बेसिक समझ आ गया, ठीक है। अब इसकी बात हम करेंगे बाद में, अगर थ्योरी में ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत मैं आपको याद करवा दूंगा जब हम नर्स्ट करेंगे। नर्स्ट के लिए हम इसके बेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब ये जो है ना इलेक्ट्रोलिटिक्स है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही बीकर होगा हमारे पास, उसमें तो हमें पता दो बीकर, किसी को याद है तो थोड़ा सा करवा दूँ, जैसे दो बीकर्स होंगे, यहाँ पर जिंक की रॉड, यहाँ पर कॉपर की रॉड, ठीक है, ऐसे बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, ऐसा कुछ था। बस इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, समझ रहे हैं आप कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो होंगी, कोई ना कोई सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है, इन्हें कोई बैटरी या सेल से कनेक्ट किया गया होगा, वो हम देख लेंगे आराम से। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हैं हमारे सेल कांस्टेंट वाले, वो क्या, अब देखिए जैसे हमारे पास ना फिजिक्स में यूनिट है दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो सारा इस पर बेस्ड है, मेटालिक कंडक्टर पर, ठीक है। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है, इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है। तो मैं आपको याद करवा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जितना इजीली करंट मूव कर सकता है, जितना इजीली करंट कैरियर मूव कर सकता है, जितना ज़्यादा करंट है, उसे हम बोलेंगे कंडक्टेंस, ठीक है, G से डिनोट करेंगे। फिर एक था रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस का उल्टा, मतलब ऑब्स्टेकल्स है एक तरह से कि कितना मुश्किल से करंट फ्लो कर रहा है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है करंट का जो फ्लो है वो उतना ज़्यादा मुश्किल है। तो रेजिस्टेंस का हमें समझ आ गया। अब हमारे पास क्या एक चीज़ आती है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी है उसे तो हम रो से लिखेंगे, ठीक है, आप जैसे ये सिंबल ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे आप बनाते हो वैसे बना लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, वैसे ये थोड़ा सा ऐसे नीचे, तो ये रेजिस्टिविटी ये होती है। तो मैं आपको डायरेक्टली बना कर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगी लेंथ पर, इनवर्सली डिपेंड करेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तब हम लगाते हैं रो, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जैसे अब आपको समझना हो, टाइम कम है हमारा, एग्जाम में पर ज़रूरत है हमें इसके, उसके बिना हमारे न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। तो रेजिस्टेंस ना जैसे कॉमन चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दुख सबको है, ठीक है, तो सबको दुख है, पर मान लो किसको कितना है, किसी पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा दुख हो सकता है किसी चीज़ का, किसी को कम दुख हो सकता है। मान लीजिए दो अलग अलग इंसानों के साथ सेम इवेंट हुए, पर एक को ज़्यादा दुख हुआ, एक को कम दुख हुआ, ठीक है, तो दो अलग अलग मटेरियल है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वायर्स है, एक ये वायर है, एक ये वायर है। अब ये मान लीजिए सिल्वर की वायर है और ये मान लीजिए कॉपर की वायर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पर सिल्वर में से ना करंट जो है वो ज़्यादा गुजरेगा, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कॉपर की सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसीलिए बोलते हैं कि स्पेसिफिकली किसी एक मटेरियल पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो रुकावट है, पर पर्टिकुलर कोई मटेरियल जो है वो कितनी रुकावट दे रहा है करंट को, ये चीज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से मेजर की जाती है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। यूनिट्स वगैरह हमें पता है, इसके ओम्स होंगे, ओम होंगे, इसके ओम मीटर होंगे, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आ गई। अब
एक चीज़ होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, कप्पा, ऐसे कप्पा, ये जो फिजिक्स में सिंबल था ना वो सिग्मा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सिंबल था वो सिग्मा था, यहाँ पर कप्पा होगा कि थोड़ी ये डंडी सी जो है वो इंक्रीज कर दीजिएगा, ये जो है, ठीक है, ये आएगी 1/ρ, 1 रेजिस्टिविटी। वैसे इसकी डेफिनेशन भी है। अब ये जो मैंने आपको करवाया कंडक्टेंस, रेजिस्ट, इसमें ओम्स लॉ भी होगा, V = IR, यहाँ तक आपको आराम से समझ आ गया। अब आपको समझना क्या था कि मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए नहीं किया हमने, ये किया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। अब इसमें जो लेंथ है, इसमें ये लेंथ है ना, ये लेंथ क्या, उसमें तो वायर की लेंथ थी, इसमें लेंथ है, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो बीकर है, इसमें ये दोनों रॉड्स जो है ना, इनके बीच में जो लेंथ है L, वो ये L है, ठीक है। और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ठीक है, या मान लीजिए ये गोल होती तो नीचे वाला जहाँ से जुड़ रही हैं चीज़ें, या ये वाला, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई कि L क्या है और A क्या है। अब आप समझिए, जैसे ये बीकर था मेरे पास, इसमें ना इसकी बीकर की ये जो डायमेंशंस हैं ये तो फिक्स है कि इसमें इतनी वॉल्यूम आएगी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी फिक्स है, इनका साइज, बैटरी की वोल्टेज भी फिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें 1 मोलर KCl सोल्यूशन रखा, एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसे कहीं और स्टोर कर दिया KCl को, अब मैंने इसमें 1 मोलर कोई और सोल्यूशन रख दिया, मान लीजिए H2SO4 का सोल्यूशन रख दिया 1 मोलर। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन चेंज किया पर सेल तो सेम रहा। तो सेल में जो चीज़ें कांस्टेंट रही, यानी कि सेल में ये जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ है ये कांस्टेंट रही, इनका एरिया जो है वो कांस्टेंट रहा। तो यानी कि ये जो L/A है ना, ये है हमारा सेल कांस्टेंट। तो हमें इतना समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि ये मैंने लिखी थी, ठीक है, ये लिखी थी मैंने। अब देखिए, जैसे आप चाहो तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, मैं यहाँ से बनाकर भी दिखा दूँ। कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये बनेगा कैसे, यहाँ से बन जाएगा, जैसे कंडक्टिविटी है 1 रेजिस्टिविटी है। अब आप क्या कीजिए, इस केस में क्या कीजिए, रो को इधर ले आइए तो 1/ρ हुआ, R को उधर ले जाइए तो 1/R जाएगा, इनटू L/A है, वहाँ नॉर्मली मैथ किया है हमने, L/A एज इट इज़ है। रो को इधर ले गए, R को उधर ले गए, तो दोनों डिवाइड में। अब 1/ρ, ठीक है, 1/ρ हमने लिख दिया, कंडक्टिविटी आ गई। अब यहाँ पर 1/R बचा, ये 1/ρ तो कंडक्टिविटी आ गई। 1/R देखिए, 1/G R है तो 1/RG होगा, तो कंडक्टेंस आ गई। और ये G स्टार, L/A को ही हम जैसे इसे ही हम लिखते हैं G स्टार, ठीक है, स्टार बोल दीजिए, स्ट्रिक बोल दीजिए, ठीक है, G डैश बोल दीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग होगा, ठीक है। तो यही है बस हमारा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। वैसे इस केस में जैसे मान लीजिए ये जो बीकर है, ठीक है, अब मान लीजिए ये 100 ml है, 100 ml का ये बीकर या ये कंटेनर होगा। अब 1 ml हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे पता चल गया कि 1 × 10 रुपये की, अब मुझे पता है 100 × के कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो 1 ml हमारा 1 यूनिट है। अगर हमें पता चल जाए ना 1 ml में मान लीजिए 100 आयंस हैं, या मान लीजिए समझाने के लिए आपको कि 5 आयंस हैं, जैसे ये आयंस थे ना, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ को कोई मिट्टी की ट्राली है, ठीक है, मिट्टी एक जगह से उठाकर हमें दूसरी जगह रखनी है, और हमारे पास जैसे वो छोटे बट्ठल वगैरह होते हैं, उन्हीं में ये कंटेनर को छोटा बर्तन, उससे हमें मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी मिट्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो जितने ज़्यादा ये करंट कैरियर थे, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। अगर हमें यूनिट वॉल्यूम में पता चल जाए कितने आयंस हैं तो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, आपको समझ आ गई, ठीक है। कंडक्टिविटी जैसे यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अगर मान लीजिए आयंस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी होती है, आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना चाहते हो तो, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद एक और चीज़ आएगी हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद हम थोड़ी सी देर में अभी करेंगे। तो ये हमें समझ आ गया, ये बेस था सेल कांस्टेंट के लिए। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा था कि सेल कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट के बाद कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और लिख दो। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A। अब ना
एक एक नंबर वाले न्यूमेरिक जो छोटे क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज वो मैं आपको करवा नहीं रहा करंटली, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम था अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही कि सेल कांस्टेंट के यूनिट्स पूछे गए थे। अब आप देखिए ऊपर लेंथ है, नीचे एरिया है, मतलब ऊपर सेंटीमीटर है, मतलब सेल तो छोटा ही होगा, सेल तो मीटर में तो जाएगा नहीं, सेल तो छोटा होगा, बीकर इतना इतना बड़ा, सेंटीमीटर में होगी लेंथ ये। तो एल सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कट के क्या आ गया सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो हम बेस करवा रहे हैं ना आपको, इसमें से ही आपको कई बार जो छोटे क्वेश्चंस होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से समझ लीजिए। सारे बच्चे तो वीडियो के इस सेक्शन तक आए ही नहीं होंगे, जो ये वीडियो पूरी देखेगा ना वो पक्का पास है, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट तक कर देंगे। इस वीडियो में भी पता सारा तो नहीं होगा, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स तक कर देंगे हम, जितनी भी लेंथ बनेगी वीडियो की एडिट करते टाइम पता चलेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद दूसरी डीएफ ब्लॉक के ले आएंगे, एक ऑर्गेनिक के ले आएंगे, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स के ले आएंगे, ठीक है। इतने में आप आराम से 60+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, G इज इक्वल टू 1/r ये बता दिया आपको, सेल कांस्टेंट बता दिया, G स्टार इज इक्वल टू L/A, ठीक है। और कोई चीज़ आएगी देख लेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, इनके यूनिट्स भी आप बना लोगे, कंडक्टेंस के 1/ओम, ठीक है। हाँ एक ये चीज़ रह गई थोड़ी सी, जैसे रेजिस्टेंस के तो होंगे ओम, ये सिंबल है हमारा, ठीक है। और ये जो है कंडक्टेंस G, अब इसके हम क्या लिखेंगे ओम इनवर्स, ठीक है। या आप इसे मोहो लिख सकते हो, या आप इसे क्या लिख सकते हो मोहो, या इसे हम साइमंस भी लिख सकते हैं, कैपिटल S, ठीक है। स्पेलिंग्स आपको पता है, छोटे में लिखोगे तो सिंबल ही लिखना है हमें साइमंस S, ठीक है। तो ओम इनवर्स को मोहो भी लिख सकते हैं और साइमंस भी लिख सकते हैं, ये ऐसा यूनिटी समझिए आप, ये ज़्यादा यूज़ होगा, आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब एक सिंगल चीज़ बचेगी, देखो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताई थी, जैसे कि ये बीकर है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी है, सॉल्यूशन है बीच में, ठीक है। इनके बीच में ये जो लेंथ है वो L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, ये सारा आपको समझ आ गया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है। अब क्या था कि इसमें जो यूनिट वॉल्यूम है ना, यूनिट वॉल्यूम जो बनेगी, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसमें जितने आयंस हैं उनकी कंडक्टिंग पावर को क्या बोला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमें समझ आ गई। एक और टर्म आती है उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ये है हमारा लैम्डा। जैसे हमारे पास ABCD होती है ना छोटी, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, जैसे ये लैम्डा था, फिर ये कैसे लैम्डा आ गया, ये सेम ही है, ये छोटा लैम्डा ये बड़ा लैम्डा, उनकी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैम्डा है हमारे पास, ठीक है, इसके पैर में M लगा देंगे, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी वो होती है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय, आप यहाँ पर लिखोगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से हमारा मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर, ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर M कैपिटल है, मोलैरिटी आएगी, नॉर्मली आप याद रखिए मोलैरिटी आएगी, इतना आपको समझ आ गया। अब ये है क्या, तो मोलर कंडक्टेंस है कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मान लीजिए 1 मोल सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे ना, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन समझते होंगे आप, 11th में किया होगा, नहीं किया तो हम कभी बाद में करवा देंगे आपको, अभी एग्जाम में टाइम कम है हमारे पास। तो 1 मोलर सॉल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उन सब की कंडक्टिंग पावर को मिलाकर बनेगी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन, तो ये आपको समझ आ गया, यहाँ तक कर लोगे आप आराम से। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, इसके यूनिट भी 1 नंबर में पूछे गए हैं कई बार। अब देखिए कंडक्टिविटी ये रही, और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स निकाल देते हैं, ये भी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कई बार। तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी को 1/रेजिस्टिविटी, जैसे मैं यार आपको यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा ना, ये भारी काम है। R जो है वो है रो L/A, ठीक है, रो इधर ले आइए, 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ये बना, ठीक है। अब ये था कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी ये आएगी यहाँ से, ठीक है, मतलब ये मत कीजिए, यहाँ यहीं से लिख लीजिए आप। ओहो, चलिए आपका टाइम खराब किया बच्चा, डायरेक्टली यहीं से उठा लीजिए। के की यूनिट चाहिए ना, ये तो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस के भी निकाल के दिए थे आपको, साइमंस लिखिएगा, तो साइमंस यानी कि साइमन आया, तो ये सेल कांस्टेंट है, इसके सेंटीमीटर इनवर्स निकाले थे, तो इसके सेंटीमीटर इनवर्स लिख दीजिए। कंडक्टिविटी के यूनिट आगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 कांस्टेंट इसके यूनिट्स ही नहीं होंगे। नीचे क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स NB आएगा नीचे, वॉल्यूम आ जाएगी ऊपर, ठीक है, यहाँ नीचे NB/V ऊपर चला गया। NB यानी नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट क्या होंगे, मोल, वॉल्यूम के क्या होंगे सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी चीज़ की वॉल्यूम क्या होगी L/B/H, ठीक है, तो क्यूब आएगी। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमारे यूनिट बने किसके, मोलर कंडक्टिविटी के।
ये भी पूछ लिए जाते हैं कई बार आपसे, ठीक है। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है सेल कांस्टेंट पर ही, ये 2018 में भी पूछा गया था कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि हमें जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दी गई है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 75 ओम, यानी कि हमें रेजिस्टेंस दी गई है। जो जो मिले ना डेटा वो लिख लो रहा। रेजिस्टेंस मिली है कितनी 75 ओम, 75 ओम। मोलैरिटी मिली है कितनी 0.25 मोलर, ठीक है। एंड कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, क्या बोल दिया लैम्डा एम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड ऑफ सॉल्यूशन इफ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल आर 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि आप समझ गए ना, आपको समझाया था जैसे ये है एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, अपार्ट मतलब दूर, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कितनी दूर है 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एल जो है वो है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी दे दिया हमें 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें मिल गई। अब हमें ये बोला है निकालने को, अब देखिए उल्टा चलिए, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, कैपिटल एम लिख दीजिए या बुक्स में सी लिखा होगा, सी मोलर कंसंट्रेशन ही, तो ये तो हमें गिवन है, हमें क्या नहीं पता के कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी जो है वो है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब कंडक्टेंस क्या होगी 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू ये क्या है L बाय ए, ये हमने फॉर्मूला में देख लिया था, ये मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको समझा दिए थे अभी। तो देखिए कि ये हमें गिवन है 75 है आर, ठीक है। लेंथ हमें पता है 1.8 है, ये 3.6 है। अब ये कट जाएगा 2 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1/50। अब चाहो तो यहीं सॉल्व कर लो या वहाँ रख दीजिएगा, जैसे मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ इसे। कंडक्टिविटी 1 डिवाइड 150, ये आएगा 0.006, 0.006। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व करो या यहाँ भी आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आगे 7 लिख दीजिएगा इसके, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। एक दूसरा आपको बताऊँ, जैसे अब हमें पता है कंडक्टिविटी की ये वैल्यू आ गई, कैलकुलेटर पर ये वैल्यू है ही, ठीक है। मैंने यहाँ लिखने के लिए तो लिख दिया 0.067 इंटू 1000 बाई में, देखिए मोलैरिटी की वैल्यू हमें गिवन है 0.25, तो 0.25 हमने लिख दिया। तो अब देखिए कैलकुलेटर पर ये तो मैंने कर ही रखा है, अब मैं क्या करूँ, गुना कर दूँ 1000 इक्वल टू, मेरे पास एक आंसर आया और डिवाइड करने के से 0.25 से मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। क्या पता ये सही है या नहीं, 26.6, तो ये आंसर बिल्कुल सही है 26.6। इसके यूनिट हमें पता है, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हम लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा सॉल्व करने पर यहाँ पर 7 या 8 थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा, आपका सही आंसर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था, यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो ये है हमारा सेल कांस्टेंट का दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें ये पूछा गया है कि बताया ये गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, देखिए फिर मोलैरिटी दे दी हमें, ठीक है। 0.5 मोलर सॉल्यूशन of an electrolyte was found to be 30 ohm. Resistance of this molar concentration solution was found to be 30 ohm, यानी कि रेजिस्टेंस दी गई है 30 ओम। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पिछले में किया था। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी, यानी कि दोबारा लैम्डा एम पूछ लिया हमसे, ठीक है। लैम्डा एम हमसे इफ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोबारा 5 सेंटीमीटर जैसे इलेक्ट्रोड्स है तो एल दे दी हमें 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया हमें बता दिया कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सारा कितना तो इजी न्यूमेरिकल है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं इसे अपने आप, ठीक है। और फिर हमारे साथ आंसर मिला लीजिएगा, अपने आप से ट्राई करके देखिए एक बार, ठीक है। तो ये चाहिए लैम्डा एम, ये आएगा कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कंडक्टेंस यानी कि 1 बाय रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट यानी कि L बाई ए 1 बाई आर जहाँ कर देते हैं, ठीक है। 1 बाई आर 1/30 इंटू L बाई ए 1.5/2। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, कट करेंगे 2 आ जाएगा, ये 1/40 आ गया हमारा कंडक्टिविटी। अब ये यहाँ पर रखें 1/40 यानी कि 1/40, मतलब हमारी यार हिंदी इंग्लिश दोनों ही ख़राब है, अब समझ लीजिए। केमिस्ट्री ठीक है, बस हमारी लैंग्वेजेस ख़राब है। 1/40 इंटू 1000, मोलैरिटी दी गई है हमें, कितनी है मोलैरिटी 0.5, ठीक है। अब देखिए अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, ये और ये कट गया, ये नीचे है 20, ठीक है। ऊपर आया फिर
1000 ये गया और ये गया, कितना है 50 आंसर आ गया। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कई बार कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसमें ना जैसे 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आना है, तो जो 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है ना, उसमें जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल जिसे हम बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। मैं एक PDF तैयार करूँगा, उसमें मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा सारे। दूसरा जो 2 नंबर में न्यूमेरिकल था ना, इसमें से पिछले साल वो सेल मतलब 2025 में सेल कांस्टेंट से नहीं आया था, वो आया था फैराडे लॉज से, ठीक है। उन पर भी उसी PDF में हम आपको करवा देंगे जब आपको समझाएंगे। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। तो जैसे आप आगे चलोगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे हमारे साथ आपको समझ आ जाएगा। तो सेल कांस्टेंट के ये न्यूमेरिकल्स तो आप कर लोगे। इसके बाद खोल्डर्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं और नर्नस्ट के न्यूमेरिकल है। 3 नंबर में तो नर्नस्ट का ही न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, और ना काफ़ी फैराडे के लॉज से भी ज़्यादा चांसेस है कि आपको ना सेल कांस्टेंट और खोल्डर्स लॉ जो है उस पर जो पूछे जाए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप एक बार विश्वास करके वो कर लीजिए पहले। फैराडे लॉस भी हम कर देंगे, उसके न्यूमेरिकल भी हम कर देंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इस वीडियो में ना लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, हमारे डिवाइस की लिमिटेशन है, तो हमें वीडियो को थोड़ा छोटा रखना होगा, ठीक है। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, बच्चों, ठीक है, क्या है, अब हम खोल्डर्स लॉ पर आ चुके हैं। जो आपको बोलना है इसे बोल दीजिए, नाम भी मत लीजिए आप, चाहे इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, खोल्डर्स लॉ, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, और ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। और आगे तो आपके फ्री के 2-3 नंबर हैं, इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़ा सा आपको इसका समझा देते हैं हम कि क्या सिस्टम है खोल्डर्स लॉ का। जैसे कि आपको बताया था कि कंडक्टिविटी जो है ना, वो कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस है इन यूनिट वॉल्यूम, और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सारे सोल्यूशन की कंडक्टिंग पावर है जिसमें 1 मोल आयंस हो, ठीक है। ये 2 आपको समझ आ गया। अब डाइल्यूशन क्या है, जैसे देखिए कि मान लीजिए मेरे पास है, ठीक है, सॉल्यूशन है, उसमें नमक है। अब मैं सॉल्यूशन में और ज़्यादा पानी ऐड करूँगा तो हम बोलेंगे ना डाइल्यूट हो गया, वो डिल्यूशन हो रही है या कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। पर अगर कंसंट्रेशन कम होगी ना तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। वैसा क्यों, समझाने का टाइम नहीं है हमारे पास कि ऐसा क्यों, इतना समझाने का टाइम नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आपको आइडिया चाहिए तो ये तो कंडक्टिंग पावर थी आयंस की यूनिट वॉल्यूम। अब आयंस तो उतने ही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया हमने। मान लीजिए पहले 100 यूनिट वॉल्यूम थी, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में 10 आयंस थे, 200 यूनिट वॉल्यूम कर दी, तो यूनिट वॉल्यूम में आधे आयंस रह गए, 5 आयंस रह गए, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इनको, आप भी यार कमाल करते हो, सारा साल आप पढ़ाई नहीं करते, लास्ट 2 दिन में आपको रियल पेपर चाहिए बोर्ड का, बता दो हमें। आपके लिए कितना काम करना पड़ता है। नेक्स्ट जो भी क्लास हो ना आपकी, ढंग से स्टार्टिंग से ही काम करने लग जाइए। 10th में आपने सोचा था 11th में कम बैक करूँगा, 11th में आपने सोचा था 12th में कम बैक करूँगा, 12th में आप सोच रहे हो अगली क्लास में कम बैक करूँगा। पहले हम अगली क्लास में हो जाते हैं, उसके बाद कम बैक का सोचेंगे। वीडियो पूरी देख लीजिए, ठीक है। हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जैसे लाइट्स वगैरह आपको विजिबिलिटी तो रखनी पड़ती है, वरना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी वीडियो की, तो काफ़ी आंखों पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपके नंबर आ जाए अच्छे, इनमें से काम आ जाए आपको, बस हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो ये आप समझ गए कि कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ करने से, डाइल्यूशन से, ऐसा भी बोल सकते हो आप, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ मतलब कम होती जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की कोई वैल्यू है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब इसके डिक्रीज़ करने पर ये इंक्रीज़, फिर कंसंट्रेशन की वैल्यू और कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और ज़्यादा। एक टाइम आया जब हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2000 लीटर या 10,000 लीटर की एक टंकी है पानी वाली नीचे, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब ये सॉल्यूशन तो है, इसमें सॉल्यूट तो है, पर सॉल्यूट इतना ज़्यादा कम है कि टेस्ट में या प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, जैसे कि मान लीजिए कंसंट्रेशन ज़ीरो पर जब अप्रोच करेगी तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट ज़ीरो कंसंट्रेशन बोली जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। जैसे इसे समझाने के लिए एक इक्वेशन भी है जिसे हम बोलते हैं डेबाय हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन, वो आपको नहीं समझनी, उसमें जैसे √C होगा। अब आप ऐसा समझिए, √C या C दोनों का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, बस थोड़ा सा कम हो जाएगी वैल्यू, ज़ीरो तक अप्रोच करने में थोड़ी
रहेगी। मतलब इतना डिटेल में नहीं समझना आपको, दिमाग हम नहीं खराब करेंगे आपका। तो कंसंट्रेशन अगर कम होगी ना तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो एक पॉइंट आएगा जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे ऐसे लिख देंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि जब कंसंट्रेशन के कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाएगी, मतलब वो जितनी ज़्यादा कम हो सकती है, तब मोलर कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ सकती है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो अब मोलर कंडक्टिविटी हमारी बन गई मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन और इनफिनिट डाइल्यूशन, एक ही बात है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें समझना है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl है, नमक है, मेरे पास ना इसके 100 मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए मैंने इसे पानी में डाला, 100 के 100 डिसोसिएट कर गए, मतलब 100 के 100 आयंस Na पॉजिटिव के बने, 100 के 100 आयंस Cl नेगेटिव के बने, मतलब सारे डिसोसिएट कर गए। तो इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये 1 है, 1 मतलब जितने आयंस थे ना पॉसिबल वो सारे टूट गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। थक चुके हैं बच्चों, हम पानी लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, हमें समझ आ गया। पर मान लीजिए मेरे पास कोई जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे CH3COH, ये जैसे एक एसिटिक एसिड है, ठीक है, या मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा दूँ सोडियम एसिटेट, ये क्या करेगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये पूरा नहीं टूटेगा। मान लीजिए H था यहाँ पर, एसिटिक एसिड काफ़ी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये टूटेगा ही नहीं, या इसके मान लीजिए 30 या 40 मॉलिक्यूल्स ही टूटेंगे सॉल्यूशन में, तो हम इसे बोलेंगे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है ना एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इस ग्राफ से निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये डेबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन जो मैंने नाम लिया था ना, उसकी हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। वीक के लिए नहीं निकलेगी। वीक के लिए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, मतलब इसे टच नहीं करेगा। यहाँ पर कट कर गया ना तो वैल्यू आ गई, पर वीक के लिए वो कट ही नहीं करेगा, ऐसे चले जाएगा सीधा। ठीक है, तो फिर निकलेगी नहीं। अब क्या है, तब भाई साहब ये कॉलरश जी आए और इन्होंने हमें कॉलरश लॉ दिया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पर हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉलरश लॉ में क्या होता है, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कॉलरश लॉ का ये बोलना है कि जैसे ये मान लीजिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब ऊपर नॉट लिख दिया, मतलब एट 0 कंसंट्रेशन, या आप इनफिनिट डाइल्यूशन बोल सकते हो। तो इसे क्या लिखा जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, आयंस की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर की कमाई, मान लीजिए आपके पापा कोई जॉब करते हैं और आपकी मम्मी को जॉब करती है। आपके पापा 30, तो जैसे कि हमने अभी बात की थी ना कि कॉलरश लॉ में क्या होगा, कि मैं आपको समझा रहा था ये, तो जैसे मैं आपको ये समझा रहा था कि मान लीजिए आपके पापा जो है वो 30,000 रुपये कमाते हैं पर मंथ, और आपकी मम्मी जो है वो 10,000 रुपये कमाती है पर मंथ। ठीक है, समझाने के लिए, तो टोटल कमाई कितनी होगी आपके घर की, 40,000। तो कॉलरश लॉ जो है वो यही कहता है कि कोई भी सॉल्ट जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उसके जो आयंस होंगे इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। जैसे ये अलग, इसकी मोलर कंडक्टिविटी अलग, इसकी अलग, दोनों का सम करने पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगी। एक और बात आपको मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बदल दी, मैंने KCl लिख दी, यहाँ पर आया लैम्डा नॉट ये पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर भी Cl नेगेटिव और यहाँ पर भी Cl नेगेटिव है। यानी कि मान लीजिए आपके पापा जहाँ जॉब करते हैं उस वैसे ही कोई सेम जॉब दूसरे अंकल भी करते होंगे। ठीक है, तो दोनों को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयन है ना और यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयन है, दोनों सेम तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। तो इसीलिए कॉलरश लॉ बना कि एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ये क्या है, इनफिनिट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब जितने आयंस मैक्सिमम टूट सकते थे वो सारे टूट चुके हैं। एट इनफिनिट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स आ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन, डेफिनेट मतलब फिक्स, इसकी भी फिक्स है और इसकी भी फिक्स है और कोई दूसरे सोल्यूशन में भी। तो एट इनफिनिट डाइल्यूशन when the dissociation is complete each ion makes a definite contribution towards the molar conductance या molar conductivity of a solution। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है, नीचे ये लिख दीजिएगा। अब न्यूमेरिकल इसके कितने सिंपल है, जैसे देखिए ये बता दिया आपको। जैसे मान लीजिए आप समझिए कि मेरे पास ये आता है लैम्डा नॉट CH3COOH। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, आयंस में तोड़ना आना चाहिए मैं, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आ गया हमें। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आता है लैम्डा नॉट Mg, जैसे यहाँ लिखेंगे MgCl2, डस्टर मिल नहीं रहा हमें, तो
लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव लिखा जाएगा। और देखिए क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा और 2 आयंस हैं क्लोरीन के, तो 2 आगे लिख दीजिएगा 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, शायद आपको समझ आएगी। मतलब ये लिखा तो वैसे जाता है कि लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव, अब 2 आयंस हैं तो Cl प्लस Cl 2 बनते, तो एक साथ ये 2 लिख दिया, आगे बन गए। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई। अब देखिए मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, फिर हम एक तो न्यूमेरिकल ही करेंगे इसकी। अब देखिए क्या है कि जैसे लैम्डा नॉट ऑफ KCl हमें पता है, या मान लीजिए NaCl हमें पता है। ठीक है, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl हमें पता है, और मान लीजिए लैम्डा नॉट ऑफ HCl जो है वो भी हमें पता है। ठीक है, और जो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट है वो भी हमें पता है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH निकाल के दिखाओ। अब ये कॉल्डर्स लॉ से कैसे करेंगे? अब ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया था, ऊपर क्या लगा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉल्डर्स लॉ अप्लाई करेंगे, या कॉल्डर्स लॉ से ही होंगे ये न्यूमेरिकल जो आपको आएंगे नॉट वाले। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से समझिए, इसे क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, सिंपल मैथ। इसे क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इसे क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा सोडियम, ये आगे लिखते हैं पॉजिटिव पर कोई बात नहीं, सही है। अब आप देखिए कि अगर मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए लैम्डा नॉट, अभी ये कैसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, मतलब मुझे एक तो ये आयन चाहिए और मुझे ये आयन चाहिए। ये वाला जो आयन है एसीटेट आयन वाला CH3COO नेगेटिव, ये तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, H वाला यहाँ से मिल जाएगा, मतलब इसमें मतलब मुझे इसे और इसे ऐड करना होगा तभी ये और ये प्लस में आएंगे। पर एक और चीज़ आ गई ना प्लस में, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये भी तो प्लस में आ गए। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ ना तो ये और ये माइनस में आ गए, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। यानी कि बड़ा मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर मैं ये कर दूँ ना, ये लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl प्लस माइनस लैम्डा नॉट NaCl, तो अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा मेरे पास लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस, अब यहाँ पर माइनस है ये तो इसका निशान क्या है, तो ये आएगा माइनस लैम्डा नॉट, जैसे ब्रैकेट लगाएंगे तो Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब देखिए सोडियम पॉजिटिव और सोडियम नेगेटिव तो गए, क्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव भी गए, तो बचा क्या, बस लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बचा, अब इन्हें हम बंद कर सकते हैं, मतलब यही 2 आयन तो बचे, इन्हीं 2 आयन को, इसको ऐसा लिखा तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसे हम मतलब बन गया हमारे पास लैम्डा नॉट CH3COOH। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है कॉल्डर्स लॉ के। अब होगा क्या, एग्जाम में ना आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी x, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू दी जाएगी y, ठीक है, माइनस मान लीजिए इसकी वैल्यू दी जाएगी z, x प्लस वाई माइनस z, आपको ऐसे 3 वैल्यूज दी जाएंगी और उन्हें सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा आपका, काफ़ी कर दिया। अब 2024 में एक न्यूमेरिकल आया था कॉल्डर्स लॉ से, वो क्या था, यही सेम न्यूमेरिकल था, इसकी वैल्यू दे दी गई थी 188, यूनिट आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट HCl इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी गई थी, और सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी गई थी, कि ये वैल्यू दे दी, कि ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू दे दी, जैसा मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना था आपको। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 96, ठीक है। उसके बाद HCl है, उसकी वैल्यू देखो कितनी, 425 425। अब NaCl माइनस करना था, उसकी कितनी 188 माइनस 188। अब इसे सॉल्व करने पर 333 आएगा आपके पास, ठीक है, आप कर लीजिए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमारा आंसर होगा। लिखने का तरीका नहीं समझ आया कोई बात नहीं, PDF है ये, उसमें आपको बता देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब लास्ट हमारे पास बचते हैं कि नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब नर्नस्ट पर हमें ना बहुत शिद्दत से काम करना होगा। नर्नस्ट जो है वो 3 नंबर का पक्का है आपको कि आएगी,
ठीक है। तो नर्नस्ट के न्यूमेरिकल के लिए मतलब हम काफ़ी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और हमारा जो डिवाइस है उसकी लिमिटेशन है कि उसमें फिक्स स्टोरेज है और जीबीज़ में वीडियो चली जाती है, 25-30 जीबी तक, उतना फिर एडिट करके निकालनी पड़ती है। तो इस वीडियो को ना हम यहीं पॉज करते हैं। पार्ट सेक्शन 2 आएगा, उसमें हम नर्नस्ट, फैराडे लॉज, ठीक है, कोशिश करेंगे कर दे फैराडे लॉज, वरना हम डायरेक्टली केमिकल काइनेटिक्स पर आ जाएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो कर देंगे। यानी कि न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो हमें और रखनी पड़ेगी। तो आपका टाइम नहीं ख़राब होगा, आपको शायद यहाँ पर दिख रही होगी वीडियो, मतलब हम अपलोड कर चुके होंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा दूसरी वीडियो पर जा सकते हैं। उसमें हमने नर्नस्ट की है और सारा केमिकल काइनेटिक्स कर दिया, और ऐसे ही सीरीज़ में आपको सारी केमिस्ट्री मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, और प्रिपरेशंस करते रहिए और जल्दी से दूसरी वीडियोस देख लीजिए। और कोई कमी है या आपको समझ नहीं आ रहा कहीं पर तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी हम दोबारा अपलोड कर देंगे उस पर भी।